चलिए आगे देखें इसमें। देखिए ये आपका होता है एल्डोल, जैसे ये बना था CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये तो आपका है एल्डोल, एल्डिहाइड और अल्कोहल। यही जब डिहाइड्रेट हो जाता है तो ये आपका बना लेता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH। ये आपका है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर जब ये एल्डोल रिएक्शन होती है तब फाइनल प्रोडक्ट एल्डोल बनता है या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है ना, क्योंकि हमने दोनों ही बनाए हैं। तो बनता क्या है यहाँ पर, वो कहता है कि जब आप NaOH वगैरह लेते हो और हीट कर रहे हो, तो क्योंकि ऑब्वियसली आप हीट कर रहे हो तो फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिलता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, तो ये आपको मिल सकता है अगर आप जो बेसिक मीडियम है उसे काफ़ी डाइल्यूट रखो और यहाँ पर आपको K2CO3 वगैरह वाले बेस यूज करने पड़ेंगे, है ना, तो आपको मिल सकता है। समझ गए। अगर आप NaOH यूज करते हो और आप हीट भी कर रहे हो तो फाइनल प्रोडक्ट में आपको यही मिलेगा, ये आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि ये बनेगा और ये बनते ही जैसे क्योंकि आपने हीट किया हुआ है तो तुरंत वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए वो पॉइंट लिखता है, लिखिए एल्डोल कैन बी आइसोलेटेड, एल्डोल कैन बी आइसोलेटेड, एल्डोल कैन बी आइसोलेटेड अंडर रीजनेबल माइल्ड कंडीशन। Under reasonable mild condition, that is using aqueous K2CO3, that is using aqueous K2CO3 as base, ठीक है। अदरवाइज आपको यही प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। हमने यहाँ पे जो बेस रखा है वो डाइल्यूट बेस है ना। अब कोई कहे कि अगर मैं कंसंट्रेटेड ले लूँ तो क्या कोई समस्या हो जाएगी? हाँ, समस्या हो जाएगी। तो लिखिए इसमें, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट in the presence of strong alkali, in the presence of strong alkali, in the presence of strong alkali, comma, repeated condensation and dehydration results in the formation of resins, results in the formation of resins, in the formation of resins, in the formation of resins। देखिए कैसे होगा, आप यहाँ से शुरू करें। मान लो आपके पास ये था CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये था। आपने अगर यहाँ पर वो बोला कि कंसंट्रेट, अगर आपने कंसंट्रेटेड ये ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा, पहले आपका ये बनता है CH3 CHOH CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये बनता है, जो कि तुरंत क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट होने के बाद ये आपको क्या देता है, डिहाइड्रेट आप होने के बाद आपको ये देता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH। अब ये जो यहाँ पर बना है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी तो कार्बोनाइन बन सकता है ना। H को H प्लस निकाल लो तो यहाँ पे माइनस बनेगा, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस है, यहाँ पर भी कार्बोनाइन बन जाएगा। और ये कार्बोनाइन फिर अगले एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर अटैक कर देगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ से माइनस बनाकर, यहाँ से कार्बोनाइन बनाकर मैं इस पर अटैक कर दूंगा और आपको अगला मॉलिक्यूल ये मिल जाएगा, CH3 CHOH, और फिर आपका ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH
और आपका C डबल बॉन्ड OH ये जुड़ जाएगा। और ये जुड़ने के बाद फिर ये पार्ट में फिर डिहाइड्रेशन होगा, माइनस के H2O, और आपको क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और आपका C डबल बॉन्ड OH ये बन जाएगा। तो होता क्या यहाँ पर देखिए, आपने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, आपने यहाँ पे लिया हुआ है डाइल्यूट की बजाय कंसनट्रेट OH माइनस। तो पहले आपका क्या बनेगा, पहले आपका बनेगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH ये बनेगा। ये फर्दर किसके साथ रिएक्शन करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट OH माइनस। तो क्या बन जाएगा, मैं इसको 2 टाइम्स करके लिख दूं। देखिए ये पार्ट आपका 2 टाइम्स आ गया, तो मैं इसको क्या करके लिख दूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH 2 टाइम्स हो जाएगा और C डबल बॉन्ड OH फिर क्या हो जाएगा, ये वापस से किस पे रिएक्ट करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH और साथ में कंसनट्रेट बेस है। तो फिर क्या बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH थ्राइस हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। और इसी तरीके से ये रिएक्शन चलती जाएगी और रिएक्शन चलते चलते आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH N और C डबल बॉन्ड OH रेजिन, ये आपको मिल जाएगा रेजिन। रेजिन क्या होता है, पॉलीमर पता है क्या होता है, एक बहुत लंबा मॉलिक्यूल है ना, एक बहुत लंबा मॉलिक्यूल है जिसमें कि मोनोमर की हजारों यूनिट जुड़ गई हैं, वो पॉलीमर हो जाते हैं। छोटा पॉलीमर को रेजिन बोल देते हैं। रेजिन पॉलीमर का छोटा भाई है। करोड़पति आदमी पता, करोड़पति आदमी, अरबपति, करोड़पति अरबपति का छोटा भाई, यही ना, हाँ। तो ये एक तरीके से करोड़पति है, अरबपति इससे मतलब पॉलीमर अगर बोलेंगे तो और बड़ा रेजिन बन जाए तब वो सब पॉलीमर बोल देते हैं। तो ये वाली लाइन आप लिखिएगा, ऊपर वाली मैंने समझाने के लिए लिखी थी, लिखना चाहो तो लिख लो, है ना। तो अगर इस रिएक्शन को हम डाइल्यूट OH माइनस डाइल्यूट बेस की बजाय कंसंट्रेट बेस में करते हैं तो ये एक बार एल्डोल बनने के बाद फिर सक्सेसिव चलता चला जाता है और चलता चला जाता है, तो आपको फाइनली रेजिन मिलते हैं, ना कि एल्डोल। ठीक है, लिखिए इसको। रीजनेबल माइल्ड कंडीशन मतलब काफ़ी माइल्ड होनी चाहिए कंडीशन, रेजोनेबल नहीं है, रीजनेबल है। ये लिखिए आप, ये सेकंड वाली लाइन ये लिखना।
हो गया, चलिए आगे दे लें। ये लिख लिया सबने? ये मॉलिक्यूल देखिए, अगला पॉइंट है ये, कौन सा है? पॉइंट नंबर 4। ये मॉलिक्यूल देखिए, ये CH3 CH3 CH C डबल बॉन्ड OH, ये मॉलिक्यूल है कि है ना, एक एल्डिहाइड है। 2 मिथाइल प्रोपेनल या आइसोब्यूटाइल्डिहाइड है इसका नाम, 2 मिथाइल प्रोपेनल, IUPAC नेम है या इसका कॉमन नेम है आइसो BUTYR ALDEHYDE, आइसोब्यूटाइल्डिहाइड है ना, ये जो मॉलिक्यूल है। अगर हम एल्डोल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डोल देते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पर ये जो यहाँ पर कार्बोनाइन बनता है, जब आप इस पर से कार्बोनाइन बनाओगे, H को H निकालोगे ना, बेस H को H निकालेगा, यहाँ पे कार्बोनाइन बनाएगा। तो एक तो वो कार्बोनाइन 2 CH3 की वजह से यहाँ पर स्टेबल नहीं है। जब आप इससे एल्डोल बनाने के लिए पहले इसका कार्बोनाइन बनाओगे तो अल्फा हाइड कार्बन से H को H निकालोगे, तो यहाँ पर आपका माइनस चार्ज आएगा। तो 2 समस्या इसमें हैं। एक तो बनने वाला कार्बोनाइन स्टेबल नहीं है क्योंकि इस कार्बन पर 2 CH3 लगे हैं जो प्लस आई की वजह से उसे डिस्टेबलाइज करते हैं, पहला कारण तो ये। दूसरा, ये जब यहाँ पर माइनस चार्ज बनेगा तो ये पूरा का पूरा एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है ना, एज ए न्यूक्लियोफाइल दूसरे मॉलिक्यूल पर जाकर अटैक करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बल्की न्यूक्लियोफाइल है, इसकी वजह से ये सेल्फ एल्डोल में फेल हो जाता है। ये जो मॉलिक्यूल है ये सेल्फ एल्डोल नहीं दे पाता। सेल्फ एल्डोल का मतलब जैसे एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर ही एल्डोल दे रहा था, वो सेल्फ एल्डोल। अभी तो जो अभी हमने पढ़ी है वो सेल्फ एल्डोल रिएक्शन है, तो ये सेल्फ एल्डोल नहीं दे पाता। तो अब इस मॉलिक्यूल के बारे में लिखिए, फेमस मॉलिक्यूल है ये, कई बार पूछ लेगा है ना। इसमें ABC करके लिखिएगा। दिस डज नॉट गिव सेल्फ एल्डोल रिएक्शन, दिस डज नॉट गिव सेल्फ एल्डोल रिएक्शन, ये सेल्फ एल्डोल में फेल हो जाता है। दिस डज नॉट गिव सेल्फ एल्डोल रिएक्शन, डज नॉट गिव सेल्फ एल्डोल रिएक्शन, सेल्फ एल्डोल ये नहीं देता। नेक्स्ट लिखिए, दिस कंपाउंड कैन गिव क्रॉस्ड एल्डोल विद HCHO, दिस कंपाउंड कैन गिव क्रॉस्ड एल्डोल, क्रॉस्ड एल्डोल होती है जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड होते हैं, कैन गिव क्रॉस्ड एल्डोल विद HCHO, दिस कंपाउंड कैन गिव क्रॉस्ड एल्डोल विद HCHO, HCHO के साथ ये क्रॉस्ड एल्डोल दे जाता है। अभी आगे पढ़ेंगे क्रॉस्ड एल्डोल क्या होती है ना। और थर्ड लिखिए, एज दिस डज नॉट गिव सेल्फ एल्डोल, as this does not give self aldol, so comma it gives Cannizzaro reaction, it gives Cannizzaro, CANNIZZARO, so it gives Cannizzaro, CANNIZZARO, Cannizzaro reaction with OH minus, with OH minus in a long time, in a long time, in a long time। कैनिज़ारो रिएक्शन आगे पढ़ेंगे, अपना आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, जो एल्डोल रिएक्शन है वो एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकती है। अगला, हाँ, 5th, एल्डोल रिएक्शन कैन आल्सो बी प्रोसीडेड इन एसिडिक मीडियम। पढ़ेंगे अभी, एल्डोल तो अभी चल रही है, आज एल्डोल ही चलती रहेगी।
अगला लिखिए, एल्डोल रिएक्शन कैन आल्सो बी प्रोसीडेड इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम में भी हो जाती है। यूजुअली बेसिक मीडियम वाला चीज़ पढ़ी जाती है ना। अगला यहाँ पे देखिए, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर समझ गए होंगे, अगर एक मोलिक्यूल में ही दो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, तो मोलिक्यूल खुद में ही एल्डोल कर लेगा, है ना। यहाँ पर एक पांचवा पॉइंट खत्म हो गया, अब आगे शुरू है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। हाँ लिख लो, अभी उसको नहीं लिखा रहे, ऐसा कुछ उसमें पूछता नहीं है, एसिड वाली बताओ, ये बताओ, है ना। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन में जब खुद ही दो एल्डिहाइड या एक एल्डिहाइड एक कीटोन ग्रुप मौजूद हो, तो मोलिक्यूल खुद में ही एल्डोल कर लेता है, उसे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल बोलते हैं। लिखिए, व्हेन एल्डोल रिएक्शन अकर्स विद इन द मोलिक्यूल, व्हेन एल्डोल रिएक्शन अकर्स विद इन द मोलिक्यूल, it is known as intramolecular aldol. It is known as intramolecular aldol. C डबल बॉन्ड O H CHO, फिर आपका ये एक कार्बन, ये फिर दो कार्बन, फिर तीन कार्बन, फिर चार कार्बन, फिर ये आपका C डबल बॉन्ड O, फिर ये आपका CH3, ठीक है। देखिए मान लो ये मॉलिक्यूल है, फिर यहाँ पे आपका डाइल्यूट OH माइनस। इन नंबर को इनको मैं एक नंबर असाइन कर देता हूँ। ये कार 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, ठीक है। कई सारी संभावनाएं हैं हम यहाँ पर, है ना। कार्बेनाइन कौन सा बनाएगा? कार्बेनाइन और अटैक एट, अटैक एट। देखिए कार्बेनाइन हम कार्बन नंबर 2 पर बनाते हैं, यहाँ पर कार्बेनाइन बनाया, एल्डिहाइड या कीटोन के बराबर वाला कार्बन से HH प्लस निकलता है, वहाँ पर बनता है कार्बेनाइन। तो मैंने कार्बेनाइन 2 पर बनाया, और कार्बेनाइन 2 पे बनाने के बाद अटैक करूँगा मैं फिर इस पर, खुद से यहाँ से बन के यहाँ थोड़ा अटैक हो जाएगा। यहाँ पे कार्बेनाइन बनाया और अटैक करूँगा मैं किस पर? अटैक एट कार्बन 6 पर। Yes, sir. यहाँ पे कार्बेनाइन बनाया और यहाँ पे फिर अटैक किया। लगता है एल्डोल ही अभी समझ में नहीं आई है, हैं? कार्बेनाइन बना के अटैक तो करोगे ना। देखिए C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर आपके पास CH, इस H को ऐसे लिख लेता हूँ, फिर ये आपका है CH2, फिर ये आपका है CH2, फिर ये आपका है CH2, फिर ये आपका है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका है ये CH3। बेस आएगा, इस H को H प्लस निकालेगा, क्या बनेगा? यहाँ पर कार्बेनाइन बनेगा, है ना। कार्बेनाइन बनेगा, ये बनेगा, और ये फिर कार्बेनाइन फिर इस पर अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड आपका ऐसा हो जाएगा, फिर ये रिंग बन जाएगी। ये संभावनाएं बता रहा हूँ मैं। तो कार्बेनाइन 2 पर बनाएंगे और अटैक करेंगे हम 6 पर। या अब दूसरी संभावनाएं क्या हैं? कीटोन वाली साइड पर भी तो कार्बेनाइन बन सकता है ना। कार्बेनाइन हम बनाएंगे 7 पर, यहाँ पर कार्बेनाइन बना के फिर इस पर अटैक कर देंगे, अटैक एट 1। या कार्बेनाइन बनाएंगे हम 5 पे और अटैक कर देंगे 1 पर। 3 प्रोडक्ट की संभावनाएं हैं, है ना। लेकिन तीनों में से एक ही होएगा लगभग 90 to 95% वही एक ही प्रोडक्ट आपको बनेगा। क्या करोगे आप? कौन सी संभावना देखोगे? कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी भी देखनी है, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, रिंग कितने 5 की बनाना चाहोगे, 7 की बनाना चाहोगे, और अटैक एल्डिहाइड पे करोगे या कीटोन पे करोगे, है ना। ठीक है। आप अटैक कार्बेनाइन का अटैक किस पर करना चाहोगे, एल्डिहाइड पर या कीटोन पर? पहले तो ये तय करो, एल्डिहाइड पर, क्योंकि एल्डिहाइड ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले संभावना खत्म हो गई। पहले में तो कीटोन पर कर रहे थे ना, तो ये वाली संभावना हमने खत्म कर दी। अब
अब हम यहां पर बनाएंगे, 7 पर बनाएंगे, इस पर अटैक कर लेंगे, 5 पर बनाएंगे, इस पर अटैक करेंगे। जब 7 पे बना के 1 पे अटैक करोगे तो रिंग 7 मेंबर्ड रिंग है ना, 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और इस 7 वाले को 1 से जोड़ोगे ना तो 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और जब 5 वाले को 1 से जोड़ोगे तो 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। अब रिंग स्टेबिलिटी देखो तो रिंग स्टेबिलिटी 5 की और 7 की लगभग बराबर है। 5 की रिंग और 7 की रिंग लगभग बराबर स्टेबल है। बट रिंग क्लोजर ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग is faster than 7 membered ring। ठीक है, रिंग क्लोजर, मान लो यहां पे अटैक होना और कोई दूसरा बैठा यहां, तो यहां से यहां रिंग क्लोज होना आसान काम है। जब भी रिंग बनती हैं तो रिंग 5, 6, 7, 8 तक की रिंग बन जाती हैं। कभी भी आपको 15 या 20 की रिंग नहीं मिलेंगी। एक यहां पर एक है जहां पर अटैक होना है और एक यहां पर एक रिंग है, यहां से वो जुड़ के आए, उसकी बजाय वो यहां से जुड़ के आए, उसकी बजाय बराबर में कोई बैठा होगा, उससे अटैक करा के इंटरमोलिकुलर नहीं कर लेगा। इंट्रामोलिकुलर तभी फास्ट होती है जब अटैकिंग वाला जो ग्रुप है वही 3-4 कार्बन की दूरी पे बैठा हो। अगर वो 50 कार्बन की दूरी पे बैठा है तो फिर इंटरमोलिकुलर में जो दूसरा मोलिक्यूल है वो ज्यादा पास में बैठा होगा। ठीक है, तो रिंग क्लोजर भी एक वो होता है कि रिंग क्लोजर कौन सी हो सकती है। 3 मेंबर रिंग सबसे आसानी से क्लोज होती है, बराबर में बैठा है, रिंग की उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है। 4 मेंबर रिंग, उससे बाद में फिर 5, फिर 6, फिर 7 ऐसा होता है। लेकिन फाइनली जो आपका रिंग क्लोजर का आता है वो 5 मेंबर की सबसे आसानी से बनती है, क्योंकि रिंग में भी बहुत ज़्यादा कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है और दूरी भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। तो रिंग क्लोजर जब भी आता है 5 और 7 में अगर आपके पास रिंग क्लोजर आए तो आप 5 मेंबर रिंग को चूज करिएगा। ठीक है, जब भी आप पे आए कि 5 मेंबर रिंग बनाऊं या 7 मेंबर रिंग बनाऊं तो 5 मेंबर रिंग प्रीफर्ड की जाएगी, क्योंकि उसका रिंग क्लोजर आसान है। तो आप क्या करोगे, यहां से बनाओगे और यहां पे अटैक करोगे तो क्या बन जाएगा, 5 की एक रिंग बन जाएगी। बिना किसी टेंशन के 5 की एक रिंग बनाइए, बना दी। अब उसमें असाइन कर दीजिए 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। अब 5 वाला तो उसके साथ जुड़ ही गया था। 6 वाले पे क्या है, 6 वाले पे आपका C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका CH3 है। अब जहां पे जाके 5 जुड़ा उस कार्बन 1 पे क्या बन जाएगा, उस कार्बन 1 पे बन जाएगा आपका क्या, OH। ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ये आपकी हुई इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। नहीं इसको
चलिए तो आगे लिखिए क्रोस्ड एल्डोल। क्रोस्ड एल्डोल लिख लिया ना सबने? क्रोस्ड एल्डोल जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में होती है तो उसे बोलते हैं क्रोस्ड एल्डोल। तो लिखिए क्रोस्ड एल्डोल। क्रोस्ड एल्डोल when the condensation is between two different aldehyde ketone, when the condensation is between two different aldehyde ketone, comma, it is called crossed aldol condensation. It is called crossed aldol condensation। पहला फर्स्ट है और कैपिटल में लिख रहा हूँ बिटवीन, क्योंकि इसके अंदर भी ABCD चलेंगे, है ना। बिटवीन टू एल्डिहाइड्स, बिटवीन टू एल्डिहाइड्स, दो एल्डिहाइड के बीच में हम करेंगे। इसमें केस 1 है ना, इसमें केस 1, केस 1 जो भी हम दो एल्डिहाइड ले रहे हैं दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन, है ना। दो एल्डिहाइड तो दोनों के पास क्या है आपका, दोनों के पास आपका क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखिए जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक तो ये है, मान लो मैं इसे बोल देता हूँ A, और प्लस एक आपके पास ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसे मैं बोल देता हूँ B। हमने यहाँ पे ले लिया डाइल्यूट OH माइनस। बताइए जरा कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4। ये खुद के साथ सेल्फ एल्डोल दे जाए, ये खुद के साथ सेल्फ एल्डोल दे जाए, ये कार्बोनाइन बनाए और इस पर अटैक कर दे, ये कार्बोनाइन बनाए और इस पर अटैक कर दे। दैट मीन्स 4 प्रोडक्ट। देखिए ए का खुद के साथ सेल्फ एल्डोल प्लस बी का खुद के साथ सेल्फ एल्डोल प्लस ए बी का मतलब बी ने कार्बोनाइन बनाया और ए पर अटैक किया, जो कार्बोनाइन बनाया था वो आगे वाली साइड में दिखता है, और प्लस आपका ए बी और बी ए बना के दिखा देता हूँ मैं। ए देखिए ए क्या होगा, ए आपका होगा CH3 CHOH, फिर आपका ये CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये होगा। ए ने खुद के साथ ही एल्डोल बनाया है। बी क्या होगा, ये होगा देखिए CH3 CH2 CHOH, और फिर आपका ये CH, ये आपका इधर को हो जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा। ए बी क्या होगा, ये होगा CH3 CHOH, और उसके साथ बी वाला ये पार्ट जुड़ जाएगा, कैसे, ये CH3 इधर और आपका ये C डबल बॉन्ड O CH3 सॉरी C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH ये आ जाएगा। और बी ए में आपका क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CHOH, और यहाँ पर आपका ये CH2
सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो टोटल 4 प्रोडक्ट्स है ना, तो आपके पास आ जाएंगे टोटल 4 प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट आपके पास आएंगे। लिखिए जरा इसको। हो गया। अगला केस देखिए। केस 2। केस 2, 1 aldehyde does not have अल्फा H। अब दो जो एल्डिहाइड हम ले रहे हैं क्रॉस एल्डोल के लिए, उसमें से एक एल्डिहाइड के पास अल्फा H नहीं है, जैसे PH C डबल बॉन्ड OH बेंजल्डिहाइड, और प्लस आपका यहाँ पर ये CH3 C डबल बॉन्ड O। उसे बनाना है इसको, प्लस आपका CH3 C डबल बॉन्ड O H। ये आपका मान लो A है और ये आपका क्या है, B है। डाइल्यूट OH माइनस, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल में एक एल्डिहाइड ऐसा है जिसके पास अल्फा H नहीं है। बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा H नहीं है, ठीक है। अब बताइए कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? तो क्या ऐसा बोल दो, ए बी बी ऐसा करके, ए बी और बी बी। हाँ, एक तो बनेगा आपका ये बी बी और एक आपका बनेगा ए बी। मतलब बी कार्बोनाइन बनाएगा और इस पर अटैक कर देगा। ये कार्बोनाइन बना के इस पर अटैक कर ही नहीं सकता क्योंकि कार्बोनाइन बना ही नहीं सकता। तो 2 प्रोडक्ट आएंगे, है ना। प्रोडक्ट बना लोगे? 2 प्रोडक्ट आपके आए, या बना दूँ? मतलब बना देता हूँ, है ना। पीबी वाला ये आएगा CH3 CHOH और यहाँ पर आपका CH2 C डबल बॉन्ड OH, और AB वाला आपके पास आएगा ये CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे आपका PH CHOH PH CHOH, ये है ना। तो टोटल 2 प्रोडक्ट।
here yield of only one product AB can be achieved by the following. वो यहाँ पर कहता है कि इन दो प्रोडक्ट की बजाय आप यहाँ पर अगर स्मार्टली यूज करते हैं तो केवल एक प्रोडक्ट की यील्ड भी निकाल सकते हैं। कैसे? ऐसे PHCHO प्लस डाइल्यूट OH माइनस। एक फ्लास्क में आप बेंजल्डिहाइड और ये बेस डाल कर रखिए, क्रॉस एल्डो वो खुद से सेल्फ एल्डोल कर लेगा। एक फ्लास्क में आपने बेंजल्डिहाइड डाला और आपने डाइल्यूट बेस डाल दिया, क्या वो सेल्फ एल्डोल कर लेगा? वो कर ही नहीं सकता, पड़े रहने दो उसे। अब आप क्या करो, अब आप यहाँ पर CH3CHO एडिड स्लोली। आप धीरे धीरे उसमें CH3CHO डालिए, CH3CHO जाएगा, AB बनेगा, एसिटाल्डिहाइड खत्म, फिर डाला एसिटाल्डिहाइड खत्म। आप एसिटाल्डिहाइड उतना डालिए ही नहीं कि वो सेल्फ एल्डोल कर पाए, तो BB आने का ही नहीं है, आपको केवल AB की यील्ड मिल जाएगी। समझे? BB की यील्ड तो तब मिलेगी जब B को मौका मिले डाइल्यूट OH माइनस के साथ रिएक्ट करके खुद से अटैक करने, खुद से खुद पे अटैक करने का। खुद से खुद पे तो तब अटैक कर पाएगा ना जब फ्लास्क में बचे। जैसे ही आपने फ्लास्क पे डाला कार्बोनाइन बना और वो कार्बोनाइन वहां पे जो एक्सेस में मौजूद है बेंजल्डिहाइड उस पर अटैक कर देगा, तो एसिटाल्डिहाइड खत्म। जब एसिटाल्डिहाइड खत्म तो खुद पे कैसे अटैक करेगा? तो आप फ्लास्क में उसे धीरे धीरे डालिए तो केवल आपको AB मिल जाएगा। ठीक है? तो वो कहता है कि बड़ी स्मार्टली आप यहाँ पर इसकी यील्ड ले सकते हो, है ना। PHCHOH आप यहाँ पर अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हो तो केवल एक प्रोडक्ट की यील्ड यहाँ पे आप निकाल सकते हो। इसलिए जो केमिस्ट्री हम पेपर पे पढ़ते हैं जो लैब में होती है उसमें कई बार बहुत अंतर आ जाता है। लैब में हमने सोचा नहीं ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाएं, हमने सोचा नहीं कम प्रोडक्ट आ जाएं। ठीक है? अब यहाँ पर जब हम इसके बाद में एक रिएक्शन पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन, तो ऐसे एल्डिहाइड जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो दे जाते हैं बेस के साथ। तो यहाँ पर कैनिजारो तो ना हो जाए इसके लिए लिख लो, क्योंकि जब आप इसे कैनिजारो के बाद पढ़ोगे तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर कैनिजारो क्यों नहीं होगी। तो नोट करके लिख लीजिए, नोट करके यहाँ पर लिखिए नोट हियर कैनिजारो विल नॉट अकर here Cannizzaro will not occur as will not occur number 1 here Cannizzaro will not occur number 1 Cannizzaro reaction is very slow as compared to aldol number 1 Cannizzaro reaction is very slow Cannizzaro reaction के लिए हम सब छोड़ दो, 8-10 घंटे के बाद वो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है? ऐसे स्लो है। कैनिजारो रिएक्शन इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू एल्डोल। एंड नंबर 2 कैनिजारो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग मतलब कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में होती है और यहाँ पर है डाइल्यूट बेस। सेकंड लिखिए इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस it will become even further slower
इट विल अकर, इट विल बिकम इवन फर्दर स्लोवर। ठीक है, चलिए अब आगे। अगली रिएक्शन जो है वो महा इंपॉर्टेंट टाइप से है ना। केस 3 है, नहीं फिर होएगी कैसे। 1 एल्डिहाइड इज HCHO, केस 3। वन एल्डिहाइड इज HCHO, 1 एल्डिहाइड इज HCHO। ठीक है, तो देखिए जो HCHO है, HCHO पर HCHO पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत एग्रेसिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से HCHO जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ससेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि HCHO पे कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा, एल्डिहाइड की तरह CH3 कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, प्लस आई नहीं है सब कुछ भी, और उस पर कोई स्टेरिक फैक्टर भी नहीं है ना। तो लिखिए HCHO इज वेरी रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। HCHO is very reactive for nucleophilic addition because यहाँ पर देखिए प्लस आई इफेक्ट नहीं है और स्टेरिक इफेक्ट नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो इस पर मल्टीपल टाइम न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है ना। तो HCHO पे कई बार अटैक हो जाता है, तो यहाँ पे लिखिए Hence, when acetaldehyde is treated with excess of HCHO, in the presence of mild alkali, then crossed aldol occurs 3 times. Until OHCH2 thrice, CCHO formed. CCHO is formed. जब तक ये नहीं बन जाता तब तक रिएक्शन आपकी चलती है। ठीक है, अब बैठ जाइए 5 मिनट आराम से, है ना। खेल देखो अब यहाँ पर, क्योंकि देखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा, बहुत बड़ा सा हो जाता है। लिख लिया, देखिए अब तो आपने लिया यहाँ पर क्या लिया, CH3 है ना, CH3 CHO आपने लिया है, और आप इसको क्या दे रहे हो, आप इसको दे रहे हो फॉर्मल्डिहाइड HCHO, आप इसको दे रहे हो HCHO। ध्यान दीजिएगा जब HCHO पर अटैक होगा तो HCHO बन जाएगा CH2, फिर ऊपर OH। ये CH2 है ना, ये CH2O है ना, CH2 डबल बॉन्ड O, तो ये बन जाएगा CH2OH। हाँ, तो ये है, और आपके साथ इसने लिया है यहाँ पर डाइल्यूट OH माइनस। तो देखिए यहाँ से H प्लस निकलेगा, माइनस यहाँ पर बनेगा, और ये फिर एसिटल्डिहाइड पर अटैक करेगा, तो आपका क्या बनेगा CH2OH। मैंने इसलिए कलर का इस्तेमाल किया है, CH2OH ये बन जाएगा, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा CH2CHO। ये समझ में आया क्या हुआ? यहाँ पर कार्बोनाइन बना और उसने HCHO पर अटैक किया है, करके दिखाऊं?
देखिए इधर HCHO को मैं CH2 डबल बॉन्ड O ऐसा लिख लूँ, कोई समस्या? और यहाँ पर कार्बन क्या बना आपका CH2 माइनस और C डबल बॉन्ड OH, ये बना। ये बॉन्ड इस तरीके से गया, इसने यहाँ पर इसमें अटैक किया, ये बन गया आपका O माइनस बनेगा, O माइनस को वापस H मिल जाता है। ये समझ में आया? अब देखिए ये जो बन चुका है, ये जो आपका बन चुका है, ये फर्दर एसिटाल्डिहाइड पर फिर से अटैक कर सकता है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन अभी भी निकल सकता है या नहीं? तो ये जो आपके पास बना हुआ है दैट मीन्स ये CH2OH CH2CHO, इससे हम इस पर जो है फिर से रिएक्शन हो जाएगी, ये फिर से HCHO पर रिएक्शन कर सकता है। सबस्ट्रेट बहुत रिएक्टिव है इसलिए हो पा रहा है। हाँ, HCHO बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, इसलिए हो पा रहा है। अगर यहाँ पर HCHO नहीं होता तो फिर एक बार ही वो प्रोडक्ट बंद खत्म, क्योंकि HCHO ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए यहाँ पर है 1 एल्डिहाइड इज HCHO हमने लिया। फिर यहाँ पर डाइल्यूट OH माइनस, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि बड़ा न्यूक्लियोफाइल होने के बावजूद भी अटैक चल पा रहा है। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा CH2OH और फिर आपका यहाँ पर ये CH2OH, ये बन जाएगा, ये और ये आपका CH और आपका यहाँ पर CHO, 2 बार अटैक चल गया। अब इसके पास एक एच और भी बचा है, एक बार और चला सकता है इस पर अटैक। तो देखिए यहाँ पर क्या चल जाएगा CH CHO डाइल्यूट OH माइनस CH2OH CH2OH। अब क्या बन जाएगा, एक बार और जुड़ जाएगा, है ना, एक बार और जुड़ जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा C, ये और यहाँ पे आपका ये CHO, तो आपका क्या बन जाएगा CH2OH CH2OH और ये CH2OH, ये बन गया। ठीक है, अब इसके पास अब अल्फा H नहीं बचा, अब ये एल्डोल यहाँ पर ख़त्म हो गई। लेकिन अब ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा H नहीं है, लेकिन अब ये ऐसा एल्डिहाइड बन गया जिसके पास अल्फा H नहीं है। और जब अल्फा H नहीं होता तब कैनिजारो चलती है। नाउ द कैनिजारो रिएक्शन अकर्स। अब कैनिजारो रिएक्शन होगी, तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, देखिए C क्रोस्ड कैनिजारो। नाउ द क्रोस्ड कैनिजारो अकर्स, कैनिजारो भी नहीं, क्रोस्ड कैनिजारो होगी। नाउ द क्रोस्ड कैनिजारो reaction occurs with HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अब क्रोस्ड कैनिजारो होगी। तो देखिए यहाँ पर CHO, यहाँ पर आपका है ये CH2OH 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 और साथ में आपने लिया हुआ है HC डबल बॉन्ड OH। तो अब यहाँ पर होती है क्रोस्ड कैनिजारो, है ना, OH माइनस, और यहाँ पर लंबा टाइम इसमें लगता है। ठीक है, पड़े रहने दो, उसे रात भर पड़े रहने दो, रात भर पड़े रहने पे होती है। तो अब देखिए क्या बन जाएगा, जब क्रोस्ड कैनिजारो होती है, हम आगे पढ़ेंगे, तो फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है और ये रिड्यूस हो जाता है, और ये रिड्यूस होकर आपका बन जाएगा CH2OH, है ना। तो आपका क्या बन जाएगा C, ये आपका बन जाएगा CH2OH और बाकी आपके क्या बन जाएंगे CH2OH CH2OH और CH2OH
OH, और साथ में आपका ये जो था ये आपका बन गया है HCOO माइनस। ठीक है, इसका नाम है पेंटा इराइथ्रिट्रोल, है ना। ये बहुत फेमस कंपाउंड है पेंटा इराइथ्रिटोल, PENTA, पेंटा इराई, ERYTHRITOL, 3 टोल, है ना। PTN है इसका नाम, पेंटा इराइथ्रिटोल है। और यहाँ पर ये पेंटा इराइथ्रिटोल है ना। बेसिकली ये है ना, OH 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 पेंटा इराइथ्रिटोल है। इसकी अगर आप रिएक्शन करते हैं HNO3 के साथ तो ये बन जाता है ONO2 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 ONO2। ये आपका है पेंटा इराइथ्रिटोल नाइट्रेट, है ना। ये आपका है पेंटा इराई, इराइथ्रिटोल नाइट्रेट, PETN, है ना, पेंटा इराइथ्रिटोल नाइट्रेट ये है। और PETN was used in pager explosion in Lebanon done by मोसाद ने जो पेजर अटैक किए थे उसमें जो एक्सप्लोजिव था वो PETN था। हैं? नहीं, जब अपने आप बनते हैं भाई एक्सप्लोजिव, मैं क्या करूँ। तो PETN एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, ऐसे बनता है ये। और इसके HNO3 के साथ रिएक्शन करने पर PETN बन जाता है। जो मोसाद ने जो पेजर अटैक किया था उसमें यही एक्सप्लोजिव था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। लिखिए